हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द एप्लीकेशन बाय एक्सपोर्टर, यानी एक्सपोर्टर एक एप्लीकेशन फिल करेगा, कस्टम ऑफिसर को देगा, किसके लिए? क्लियरेंस ऑफ गुड्स के लिए, एक्सपोर्टेशन के पर्पज से। तो वो कौन सी एप्लीकेशन होगी? या तो वो शिपिंग बिल भर सकता है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन जो होगी वो फिल कर दी जाएगी कस्टम ऑफिसर को देने के लिए एक्सपोर्टर के द्वारा। तो ये हो गया हमारा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री आउटवर्ड का मतलब पूछा है। जनरल परमिशन बाय कस्टम अथॉरिटी टू द मास्टर ऑफ वेसल फॉर अलाउिंग हिम। तो एंट्री इन आउटवर्ड जो है वो मास्टर वेसल को क्या परमिशन देगी कस्टम अथॉरिटी की तरफ से कि वो माल को लोड कर सकता है कार्गो में। तो यानी लोड द कार्गो, ठीक है। तो ये एंट्री आउटवर्ड के द्वारा आपको जो है परमिशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। विच ऑफ द दीज इज नॉट एडजस्टिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द कस्टम एक्ट 1962। इसमें से कौन सा नहीं आता जो है कस्टम एक्ट के अंदर? तो यहाँ कमिश्नर और कस्टम होता है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम होता है, कमिश्नर या अपीलेट अथॉरिटी होती है, बट असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो नहीं होता। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू बहुत अच्छा है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। Export income earned by which of the following type of a manufacturing unit is normally eligible for exception for payment of income tax under the Income Tax 1961। तो इनमें से कौन सी एक्सपोर्ट इनकम जो अर्न की है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है? तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ईओयू तो नहीं है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, SEZ वाली जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट अगर किया गया है तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम्पशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 14(1) कस्टम एक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स। ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या होगा? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, ठीक है। तो ये दोनों फॉर गुड्स ओनली, यहाँ लिखा है गुड्स, ठीक है। तो ये सारी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में आएगी, या तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स। नेक्स्ट है हमारा इन केस इम्पोर्टेड गुड्स ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑल्सो इंक्लूड। आपने गुड्स इंपोर्ट करवाया है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी? यहाँ जो कमीशन और ब्रोकरेज है वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का ही पार्ट बन जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू में कमीशन और ब्रोकरेज को ऐड किया जाएगा। बाकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, लोडिंग चार्जेस एट द इंडियन पोर्ट, ये दोनों चीज़ें नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी कैन नोटिफाई द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज की जो रेट होती है वो कौन नोटिफाई करता है, ये आपसे पूछा है। यहाँ लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी एक्सचेंज रेट जो है अलग अलग अथॉरिटी डिफाइन करती है, CBDT, रिजर्व बैंक और फॉरेन एक्सचेंज। अलग अलग सर्कमस्टांसिस में हम अलग अलग रेट को यूज़ करते हैं। जब हमें एक्सचेंज इंडियन रुपीज़ में अकाउंटिंग के पर्पज़ से चाहिए तो हम RBI की जो एक्सचेंज रेट है वो यूज़ करते हैं। अगर हमें इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो फाइंड आउट करनी है तो हम CBDT की रेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 109। प्लेटिनम लिमिटेड इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम कनाडा। तो ये प्लेटिनम लिमिटेड है जिसने गुड्स इम्पोर्ट करा है कनाडा से, और टैरिफ वैल्यू नोटिफाइड फॉर सच गुड्स बाय द बोर्ड। बोर्ड ने जो वैल्यू नोटिफाई की है वो है 5,27,000, ट्रांजैक्शन वैल्यू है 5,20,000। स्टेट दैट वैल्यू टू बी टेकन द प्लेटिनम, और आपको ये बताना है कि प्लेटिनम लिमिटेड को कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ कस्टम वैल्यूएशन। तो कस्टम के वैल्यूएशन के पर्पज़ से जो वैल्यू नोटिफाई किसने की है, बोर्ड ने नोटिफाई की है, वही आपको लेनी होगी। यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए 5,27,000 क्या है कंसीडरिंग वैल्यू रहेगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड। 101 जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल अलॉन्ग विद द ड्रॉबैक क्लेम। अगर आप ड्रॉबैक का क्लेम लेना चाहते हो तो आपका कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करना ज़रूरी होगा? आपको इंपोर्ट का इनवॉइस देना होगा, आपको ट्रिप्लिकेट कॉपी देनी होगी शिपिंग बिल की, जो कि बियरिंग एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर द कस्टम एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। आपने जो एक्सपोर्ट किया ट्रिप्लिकेट जो कॉपी होगी
जो कि एग्जामिन किसने की होगी, प्रॉपर ऑफिसर ने। कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग और अराइवल बिल, आपके माल आने की जो एयरवे बिल, आपने या तो एयर से माल मंगाया है तो क्या होगा, जो उसका एयरवे बिल का टिकट होगा, या बिल ऑफ लैंडिंग होगा अगर आपने माल शिपिंग या कार्गो से मंगाया तो वेसल के थ्रू आया तो उसका जो बिल है। ये तीनों चीज़ें, इनवॉइस हो गया, आपका शिपिंग बिल हो गया और आपका बिल ऑफ लैंडिंग या बिल ऑफ एयर बिल, तो इन तीनों की कॉपी आपको देनी होगी अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट चाहिए होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस। सप्लाई कहाँ मिली, प्लेस ऑफ बिजनेस में। फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ अ सर्विस इज, तो लोकेशन ऑफ सर्विसेज कौन से मानेगी, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। अब आपको जहाँ सर्विसेज मिली है वही आपका क्या होगा, लोकेशन हो जाएगा सर्विसेज रिसीव करने का। और आपने पहले ही देखा सप्लाई कहाँ है, प्लेस ऑफ बिजनेस में, इसलिए लोकेशन भी क्या होगी, सप्लाई रिसीव करने की, प्लेस ऑफ रिसिपेंट जो है प्लेस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड मोर देन वन प्लेस। अगर आपने सप्लाई एक से ज़्यादा प्लेस में ली है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट क्या होगा उस सर्विसेज का, तो यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली जो कंसर्न होगा ना उसके साथ, रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई, तो वहाँ आपको क्या मानना है कि वहाँ सप्लाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ IGST रेट फिक्स्ड बाय एक्ट। तो एक्ट में कौन सी मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की गई है IGST के रिगार्डिंग, वो है 40%, जो कि 20% स्टेट और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। नेक्स्ट है, वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ई कॉमर्स है तो वहाँ फिजिकल आपका एग्जिस्टेंस नहीं होता क्योंकि आप सारा काम डिजिटली कर रहे हैं, तो यहाँ नो फिजिकल प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी। एजेंट जो होगा, यहाँ बोला टैक्स नॉट नीड पेड, ऐसा तो नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है अगर आपने 1 रुपया भी कमाया है तो। फिर है IGST नॉट एप्लीकेबल, IGST तो एप्लीकेबल होगा। एंड अगला ऑप्शन था टैक्स मस्ट बी पेड इन एडवांस, ऐसा भी नहीं है, आपको एडवांस में पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, जब आप कमा रहे हैं तभी आप पे करेंगे। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा एजेंट जो है इस, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में उसका फिजिकली कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इस कंपनी का हो सकता है कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर का एजेंट यहाँ काम कर रहा है। एजेंट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स, इसका जो एजेंट होगा वो लाइबल होगा इसके पे करने के लिए टैक्स का। 115 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द लोकेशन ऑफ अ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट। अगर 2 डिफरेंट स्टेट है तो हमने पहले से ही बात कर रखी है, वहाँ IGST एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर लोकेशन ऑफ अ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं तो भी IGST ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ बात हो रही है 2 डिफरेंट UTs की, तो इसमें भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी होगा तो UTGST लगता। नेक्स्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन है हमारा 117, वेयर द लोकेशन ऑफ अ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ एक स्टेट है दूसरा UT है, तो यहाँ क्या लगेगा, IGST एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ गुड्स, where location of a supplier and the place of supply, location of the supplier and place of supply goods are in the same state or same union territory, तो इसे can be treated, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि सेम स्टेट है या फिर सेम UT है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ GS गुड्स टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर या तो सप्लाई करता है या रिसीव करता है किसी तरह की सप्लाई, तो क्या कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि ये एग्जम्पशन के अंदर आएगा, तो यहाँ CGST, UTGST, IGST कुछ नहीं लगेगा, यहाँ एग्जम्पशन आपको मिल जाती है, यानी वहाँ टैक्स नहीं पे करना GST के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ शेयर ऑफ IGST मूव ऑलवेज टू, तो आधा GST किसको मिलेगा, जो बाइंग स्टेट है, और आधा किसको मिलेगा, जो सेलिंग स्टेट है या फिर जहाँ कंजम्पशन हो रहा है। ये आपसे पूछा है कि हाफ किसको मिलेगा, तो हाफ ऑलवेज पूछा है, ऑलवेज बाइंग स्टेट को मिलेगा, और हाफ जो है वो सेंटर के पास चला जाता है। नेक्स्ट है, गिफ्ट नोट एक्सीडिंग डैश इन द ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। अगर 50,000 से कम का है तो उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा सप्लाई, इससे ज़्यादा का होगा तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीज टेनेंसी और एस्टिमेट्स और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ। अगर आप कोई लीज की सर्विस दे रहे हो, आप टेनेंसी की सर्विस दे रहे हो, आप लाइसेंस की सर्विस दे रहे हो, तो ये सारी क्या है, सप्लाई किसकी हो रही है। यहाँ भले ही वो चीज़ लैंड से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ जो सर्विसेज दे रहे हैं
ये सर्विस की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ परमानेंटली आप किसी को है ऑनरशिप नहीं दे रहे, केवल कुछ टाइम पीरियड के लिए राइट टू यूज़ हो रहा है, इस वजह से यहाँ सर्विस में काउंट किया जाएगा इस तरह की सप्लाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग। आपने अपनी बिल्डिंग को लेट आउट के रखा है और यहाँ बोल रहा है ओरिजिडेंस जो कॉम्प्लेक्स है वो सप्लाई हो रही है। तो अगर आपने अपना घर लेटिंग पर्पज़ के लिए दिया तो भी यहाँ सर्विस है, आपने रेंट के लिए भी अपना घर दिया तो ये क्या आएगा, सर्विसेज में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ अ टाइटल। बात हो रही है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, सॉरी एक सेकेंड, ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स इन द सप्लाई। तो अपने जो है ट्रांसफ़र केवल टाइटल गुड्स के केस में कर सकते हैं, सर्विसेज के केस में तो पेरिशेबल इन नेचर होती है सर्विसेज, तो आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको केवल बेनिफिट को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ केवल टाइटल ट्रांसफ़र की बात केवल और केवल गुड्स के केस में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ अ टाइटल। अगर आपने टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने केवल क्या किया, राइट किया है ट्रांसफ़र, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। 6 है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ अ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट विच staple that property in goods shall pass at a future date upon payment to full consideration is supply of। तो आप जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल की बात आ रही है, टाइटल ट्रांसफ़र की, तो वो केवल गुड्स के केस में ही होगा। नेक्स्ट है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। अगर आप किसी दूसरे के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या कोई प्रोसेस कर रहे हो तो वो क्या होगी, आपने उसे कोई सर्विस प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 गुड्स हेल्ड, या तो आपने रखे हैं या फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ अ बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज़ और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज़ इज़ अ सप्लाई। अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी किसी गुड्स को दूसरे को यूज़ करने के पर्पज़ से दिया है तो यहाँ टाइटल और जो है ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, तो वो केवल सर्विस होगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। आपने कॉम्प्लेक्स बनवाया, बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर इंटेंडेड फॉर सेल, आपने सेल के पर्पज़ से टू अ बायर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ। आपने यहाँ क्या बात हो रही है, आपने कंस्ट्रक्शन करके दिया है तो आपने क्या प्रोवाइड की है, सर्विस प्रोवाइड की है, और आपका वो पर्पज़ जो है सेल करने का पर्पज़ है, तो यहाँ आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास 130 वेयर एन इंटायर कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर द फर्स्ट ऑक्यूपेशन। आपने जो है कंप्लीट या तो हो चुका है सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पढ़ते हैं, और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है, जब एंटायर कंसिडरेशन आपको रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिस्टर ए जो है आर्किटेक्ट है और अग्री टू डिज़ाइन ए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फॉर मिस्टर बी फॉर ए सम ऑफ ₹1 करोड़। एक आर्किटेक्ट है जो कि अग्री है कि मिस्टर बी के लिए वो एक बिल्डिंग बना देंगे और 1 करोड़ रुपये का चार्ज देंगे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर ए, दिस इज़ सप्लाई ऑफ। तो वो यहाँ जो सर्विसेज दे रहे हैं आर्किटेक्ट की, वो सप्लाई जो है सर्विसेज की कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसिडरेशन। तो आपने अगर राइट यूज़ किया है तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, सर्विसेज के अंदर आएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सप्लाई, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म किया, अगर आप किसी को कोई बिल्डिंग वगैरह बना के दे रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विसेज में ही आएगा। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई। अब सर्विस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, किसको दे रहा है, एम्प्लॉयर को दे रहा है, इन द कोर्स और रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज एम्प्लॉय को दे रहा है तो यहाँ वो गुड्स और सर्विसेज नहीं है, वो सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कोई सर्विसेज या गुड्स किसी तरह की सप्लाई नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विसेज बाय एन कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की गई किसी लॉ के अंदर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी सप्लाई नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर MP MLA भी कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी सप्लाई नहीं है। इन 3 क्वेश्चनों में हमने देखा कि सप्लाई 3 चीज़ें यहाँ नहीं हैं, जब कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर ट्रिब्यूनल, कोर्ट वगैरह, MP MLA जो सर्विसेज दे रहे हैं, या एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो है, तो वो भी यहाँ सप्लाई नहीं है। इसके अलावा एक अगर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल की कैपेसिटी की वजह से
तो भी वो यहाँ सप्लाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है वो है ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा स्टार्टिंग से ही। द रेट ऑफ कंपोजिशन टैक्स, अगर आपने ट्रेडिंग फर्म है और आप पे कंपोजिशन टैक्स लग रहा है तो ट्रेडिंग फर्म पे रेट क्या आएगी 1%, 0.5 एसजी और सीजी का। नेक्स्ट है एक कंपोजिशन स्कीम की बात हो रही है, यहाँ जो ट्रेडिंग फर्म के लिए वो आपकी 1% होगी रेट। नेक्स्ट है ए कंपोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फिल समराइज्ड डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन। आप एक कंपोजिट टैक्स डीलर हैं, आपको समराइज डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन देनी है। कब से? तो कंपोजिट के केस में आपको क्वार्टरली, हमने ऑलरेडी जो पिछले वीडियोस थे हमारे पार्ट 1, 2 उसमें बात की थी कि आपको कंपोजिशन के स्कीम में आपको दो जो रिटर्न फिल करने होते हैं एज़ पर लो 4 क्वार्टरली रिटर्न और एनुअल रिटर्न फिल करना होता है, यानी टोटल 5। लेकिन प्रैक्टिकली एक एनुअल रिटर्न और एक जो है आपका क्वार्टरली, चारों की बजाय एक ही रिटर्न आप। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ अलाउड। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? एनी डीलर जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर उसको मिलेगा। एनी डीलर अंडर जीएसटी वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ओनली ऑन द सपोर्ट ऑफ। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपका सपोर्ट कर रहा हो कौन सा डॉक्यूमेंट? टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी नोट, पेमेंट स्लिप, ये सब सपोर्ट नहीं करने वाले। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जिसमें आपने ये दिखाया हुआ होगा कि आपने ये टैक्स पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउ ओनली अगेंस्ट। आपको अगर आपने कोई आउटपुट टैक्स पे किया है उसी के रिगार्डिंग ही आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द गुड्स आर रिसीव्ड इन लोट। अगर आपको गुड्स किस में मिल रहा है? लोट साइज में मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम। तो आप जो है लास्ट लोट के ऊपर ही केवल क्लेम कर सकते हैं जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर अ रेसिपिएंट फेल। अगर एक रेसिपिएंट फेल हो जाता है, वेयर अ रेसिपिएंट फेल टू पे द प्राइस विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। आपने इनवॉइस इशू किया, उसके 180 दिन बीत गए, तब तक रेसिपिएंट ने ना पेमेंट नहीं किया, शैल लाइबल टू पे इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द गवर्नमेंट विद। तो उससे जो पेनल्टी रेट है वो 18% है जीएसटी के अंदर। तो आपको 18 दिन के अंदर 18% की रेट से यहाँ जो टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनवॉइस कैन बी अवेल्ड विद इन अ प्रॉफिट पीरियड। इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस कैन बी अवेल्ड विद इन पीरियड ऑफ डैश 30th September ऑफ द फॉलोइंग ईयर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो ये बोल रहा है फर्स्ट पीरियड जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनवॉइस कैन बी अवेल विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, या तो 1 साल, या फिर 30th September कौन सा फॉलोइंग ईयर का, जहाँ दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वहाँ आप आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ गुड्स और सर्विसेज आर पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पज़ एंड पार्टली यूज फॉर अदर पर्पज़, तो क्या आईटीसी मिलेगा? तो केवल जो बिजनेस पर्पज़ के लिए उसी पार्ट के लिए आपको पार्टली जो है आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर किसके लिए? सर्विसेज के लिए होगा, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए भी मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई के लिए मिलेगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई के केस में आपको जो है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस पर आउटपुट टैक्स पे नहीं किया, तो वहाँ आपको इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ही क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द सप्लाईज। अगर आप सप्लाई करते हो SEZ में, एक्सपोर्ट्स में, प्रोवाइडेड नॉट टैक्सेबल सर्विसेज, जिस पे टैक्स लग ही नहीं रहा, नॉट टैक्सेबल सर्विसेज है, तो वहाँ इनपुट टैक्स का क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। SEZ में मिलता है क्योंकि SEZ के एरिया के अंदर हमें प्रमोट करना है, उसको डेवलप करना है, इसलिए आईटीसी का बेनिफिट दिया जाता है। एक्सपोर्ट भी इंडिया प्रमोट करना चाहती है, इसलिए आईटीसी का बेनिफिट देती है। और प्रोड्यूस टैक्सेबल गुड्स है तो वहाँ भी मिलता है। फिर है इनपुट टैक्स क्रेडिट पर्सनल व्हीकल। अगर पर्सनल व्हीकल है तो वहाँ आईटीसी का बेनिफिट जो है वो ब्लॉक के हिसाब से मिलता है, तो ब्लॉक क्रेडिट का यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और इस पेपर की आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ज़रूर से आप RPSC का जो कॉलेज लेक्चरर का ग्रुप है हमारा है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी लिंक इसकी जो है टेलीग्राम चैनल की वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।